अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। वाल वालेकुम अस्सलाम। तहरीक बक़ाए उर्दू के पेज से आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं, आपसे मुख़ातिब हैं और आपके रूबरू हैं। हमारी आज की इस महफ़िल में जो हमारा डिस्कशन होता है, हमारा जो एक रोज़ शाम को एक प्रोग्राम है जिसमें हम उर्दू अदब के जानी-मानी शख्सियत को आपके सामने लाते हैं, किसी एक से मिलाते हैं आपको हम। आज हमारे साथ हैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, शायर हैं, अदीब हैं, पब्लिशर हैं और किताबों को शाया करते हैं। 30 सालों से उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं और उर्दू की खिदमत के लिए कोशां हैं आप। और आप एडिटर हैं महानामा उर्दू आंगन के और 30 साल छोटा-मोटा वक़्त नहीं होता, 2 पीढ़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, एक पूरा ज़माना गुज़र जाता है और उर्दू में लगे हुए एक शख्स से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू से उसे कितनी मोहब्बत थी, जो हर साल गहरी ही होती गई और फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुई। तो मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़हीन शख्सियत को अपने बीच पाकर बहुत खुश हूँ। तहरीक की ओर से मैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम शुक्रिया, करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। सर इस खूबसूरत शाम में जैसा कि आपने बताया अभी कि मुंबई में बारिश हो रही है। मानसून का मौसम है, लेकिन कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती ही रहती है। और इस लगातार चलती हुई मुंबई में आपका महानामा उर्दू आंगन जो जिसके आप एडिटर हैं, वो उर्दू का परचम पूरे मुल्क में, पूरे आलम में ऊँचा किए हुए है। तो मैं पहला सवाल आपसे थोड़ा-सा बैक में रिवर्स गियर में जाके पूछूँगी कि उर्दू से आपकी इस मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? और कैसे आप जुड़े इस ज़ुबान के साथ, अदब के तौर पे? अ, शुक्रिया, पहले तो मैं बक़ाए उर्दू को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया और मैंने पिछले कई एपिसोड आपके देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आप लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं, जो इस तरह की इस आलूदा अदबी माहौल के अंदर एक शमा रोशन किए हुए हैं आप लोग। तो मैं अपना छोटा-सा तारुफ़ ये दूँ कि वालिद मोहतरम ज़फ़र गोरखपुरी साहब और वालिद साहब 1936-37 में बम्बई आ गए थे, ठीक? और जी। ये दौरान ब्रिटिश इंडिया का टाइम था और वालिद साहब। आप बुनियादी तौर पे आप गोरखपुर से होंगे आप लोग ना? जी, हमारा वतन आबाई वतन गोरखपुर है और जी। गोरखपुर बहुत जंग आज़ादी में भी इसका बड़ा रोल रहा है और उसके जी, बाद जी, भी बिल्कुल। फ़िराक साहब, प्रेमचंद, मजनू गोरखपुरी और बहुत सारे जी। अता शायर वहाँ पे। तो जब दादा हमारे जो है 1928-29 के दरमियान बम्बई आए और जब ब्रिटिश इंडिया में टेक्सटाइल मिल्स के बम्बई बड़ा मरकज़ था, कलकत्ता और बम्बई, तो वो बम्बई आ गए और उसके बाद वालिद साहब भी आ गए। वालिद साहब बम्बई आने के बाद फिर यहाँ पर ही उन्होंने एक अंजुमन इस्लाम, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, 144 साल, तो उसी में जी। उन्होंने उर्दू मीडियम में उर्दू की बेसिक तालीम और साथ-साथ में मदरसे में भी उन्होंने अरबी की भी तालीम हासिल करना शुरू की। और ये वो दौर जी। पार्टीशन का था, बड़ी गहमा-गहमी थी और कभी गोरखपुर, कभी बम्बई इस तरह का था, लेकिन मुसलसल मुझे लगता है 1952 से वो बम्बई में हैं। और हुँ। उसके बाद उन्होंने एक स्कूल में रूपारेल कॉलेज है मटुंगा में, वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने 61-62 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज़ ए टीचर, प्राइमरी टीचर की हैसियत से नौकरी उन्होंने जॉइन की और जी। 1954 में ही उन्हें तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ने का मौका मिला, बहुत ही कम उम्र में। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, वालिद साहब के लिए भी है कि 1954 से वो तरक्की पसंद तहरीक में साथ में जुड़ गए, क्योंकि हुँ। बम्बई एक मरकज़ रहा है जी। पहले से तरक्की पसंद का। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उसी यंग तो स्तर कहीं में न ही कहीं उन्होंने। इप्टा से भी जुड़े होंगे आप कहीं न कहीं हाँ जी, इप्टा से भी। इब्टा से भी था, जी। तरक्की पसंद तहरीक जो है उससे हाँ। जुड़े हुए थे, जितने भी उस दौर के सारे हुँ। जो थे तरक्की पसंद तहरीक के लोग, उनसे वालिद साहब का मामला डायरेक्ट था। उनके साथ बैठना, जी, जी, सीखना, जी। सिखाना और उसी साथ में ही उनके अंदर शायरी का जो जरासीम जो पहले से थे, लेकिन उनके साथ जी। जुड़कर वो डेवलप होने लगे। तो उन्होंने कैफ़ी साहब, साहिर और जानिसार अख्तर साहब और फरताज जाफ़री के साथ बैठना, सीखना, सिखाने का 1954 से ही शुरू हो चुका था बाकायदा। और उसके जी। बाद 1962 में वालिद साहब की किताब आई, तेशा, पहला शेरी मजमूआ उनका आया।
तो ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बोलने का मतलब ये था कि वालिद साहब की तालीम भी उर्दू मीडियम और उर्दू स्कूल से ही हुई, एकदम प्राइमरी। और उन्होंने हुँ, जो प्रोफेशनल भी चुना वो एज ए टीचर, और अभी प्राइमरी स्कूल में ही। तो इसीलिए जी, मैं जब मेरी पैदाइश हुई 1974 की मेरी पैदाइश है, जब तक ज़माना बहुत बदल चुका था, तो उन्होंने भी चाहा कि हम भाई बहन जितने हैं वो भी उर्दू स्कूल में हासिल करें, और उर्दू प्राइमरी स्कूल से ही हमने सेकेंडरी स्कूल की आगे तालीम से ही जारी की। चाहते हम इंग्लिश में पढ़ सकते थे, लेकिन वालिद साहब का ये था कि नहीं, उर्दू ज़बान हमारी है, ये रोटी रोटी की ज़बान है हमारी, इससे कोई दगा नहीं करना। तो इसलिए हम सारे जितने बहन भाई हैं, उन्होंने सब अंजुमन इस्लाम से ही उर्दू में तालीम हासिल की। और अभी भी उसके साथ जी, साथ फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 15-16 साल का, तो वालिद साहब ने मुझे साथ में मुशायरों में ले जाने लगे, अदबी नशिस्तों में मुझे ले जाने लगे कि साथ में चलो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत कम उम्र में ही, मैं कहते 12-13 साल की उम्र से ही मुशायरों में जाना शुरू कर दिया था, और बैठना वहाँ सामने में बैठना, कभी स्टेज पे बैठना, और साथ में उस्तादों के पानी है, उनका कुछ खाना है, सब सीखने सिखाने का दौर। मेरी उम्र बहुत कम हुई, मैंने सब देखा हूँ, मैंने सब चीज़ें। जी। इम्तियाज़ साहब, आपसे एक सवाल मैं करूँगी कि किताबों से, अदब से, तालीम से, हर तरीके से आप उर्दू के ज़रिए ही आगे बढ़ते रहे, उर्दू आपकी ज़बान रही, उर्दू आपकी कहते हैं ना एक्सप्रेशन की ज़बान रही हर हम्म, तरीके से। लेकिन उर्दू को पढ़ना, उर्दू की किताबें पढ़ना और किताबों को पब्लिश करना, ये 2 बिल्कुल अलग काम हैं। हम्म, और मुझे लगता है कि पब्लिकेशन का काम बहुत मुश्किल होता है। मतलब ठीक। ना सिर्फ़ इकोनॉमिकली बल्कि बहुत ज़हनी हर तरह की मेहनत होती है, इसमें बहुत हम्म, मशक्कत होती है, बहुत चैलेंजेज़ होते हैं पब्लिकेशन के सामने। और एक ऐसी ज़ुबान जिसको अभी हम ये मान के चलते हैं कि सारे लोग नहीं समझते, सारे लोग नहीं बोलते, हालाँकि सारे लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन पढ़ना उर्दू को सिर्फ़ के तौर पे पढ़ना अभी बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब उतने लोग नहीं जानते जितना कि जानना चाहिए। ऐसे में किताबों की पब्लिशिंग आपने कैसे शुरू की? कैसे आपका ये किताब पब्लिकेशन आया वजूद में आया और कैसे इसको आपने किया और इसके ज़रिए कितने काम किए? 30 साल की बात है, मैं बहुत मुख्तसर में जानना चाह रही हूँ। ये जाती है फिर भी मैं जानना चाहूँगी, कैसे आप नहीं, पब्लिकेशन नहीं, से जुड़े? जी, वालिद साहब की किताबों का सिलसिला बाकायदा 1962 से शुरू हो चुका था। तो वो वालिद जी, साहब को मैंने, जब मेरी पैदाइश हुई तो एक किताब उनकी 78 में आई, वादी संग। और उसके बाद उनकी किताब जी, 1982 में आई। तो उसके बाद मैं जब छोटा था तो रोज़ घर में देखता था कि बाइंडर परेशान कर रहा है, प्रिंटर परेशान कर रहा है, कातिब साहब लिख नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं तो फिर वो करेक्शन नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशानी वालिद साहब को। तो लिखने वालों को फ्रीडम चाहिए, आदमी जो शायरी करता है, बिल्कुल। तख्लीक करता है, उसको ज़हनी तनाव नहीं चाहिए। और ये प्रिंटर जी, हजरात और एक कातिब हजरात ने वालिद साहब को इतना तनाव, इतना टेंशन दी। तो मैं कहीं ना कहीं बचपन से वो देख रहा था, मैं यार इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, या इस चीज़ों से छुटकारा पाना हाँ, चाहिए। तो फिर वालिद साहब से मैंने मशवरा किया, तो वालिद साहब बोले जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम खुद कफील हो, जो चाहे कर सकते हो। तो हमने फिर किताब पब्लिकेशन शुरू की अपना खुद का। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो शुरू की, जो बहुत कम लोगों को बात है, कि हमने शायरों को या तख्लीकारों को एकदम टेंशन फ्री रखा है कि आप अपना हाथ से लिखा भी दे दोगे तो हम उसको सब हम कर लेंगे, डोंट वरी। आपको रेडी टू बुक मिल जाएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, आप ये लिखें। बहुत बड़ी बात है। और हुँ, दूसरी बात जो किताब पब्लिकेशन की ये है कि जो लोग शायर या अदीब हजरात अपनी छपाते हैं, वो बड़ी मशक्क़त और मेहनत से पैसे छपा कर जमा करते हैं किताब का। क्योंकि एक तो किताब उर्दू की, बिल्कुल। वो छपाना, फिर उसके बाद मसला के बिकना, तो ये सब मराइल से गुजरने के बाद तो आदमी डरता है, झिझकता है, क्यों छपाऊँ यार, क्या बिकेगी मेरी किताब। तो हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर हुँ, नई एडवांस चीज़ें लाई हैं कि अब किताब कैसे बिकेगी, उसका एक फार्मूला बनाया हमने, और नई किताबों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हाँ, है लोगों को बताना कि किताब उर्दू की है। और लोग उर्दू पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसमें ये सवाल ये है कि उर्दू इस वक्त दुनिया की सबसे मकबूल तरीन ज़बान है, और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पिछला 100 साल से उसमें करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। ठीक है। और उर्दू से कई लोग मालामाल हो गए हैं, लेकिन वो इतराफ़ नहीं करते उस चीज़ का कि हम उर्दू बोलते हैं या उर्दू से जुड़े हैं। बिल्कुल। वो घबराते हैं, हिचकते हैं, या अपने आप को पसमानदा समझेंगे अगर हम उर्दू बोलते हैं, या उर्दू समझ पढ़ने वाले समझेंगे। तो ये भी लोगों का एक ज़हन है कि उर्दू अखबार हाथ में लिखेंगे तो लोग सोचते हैं कि हम पसमानदा ज़हन के लोग समझने जाएंगे। तो इसीलिए लोगों के ज़हन से ये सब चीज़ें बात निकलना चाहिए कि उर्दू सबसे रिच ज़बान है, और सबसे पैसे हाँ, कमाने के देने वाली ज़बान है। उसको उससे शर्माना नहीं चाहिए, उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ज़रा भी आपको वो नहीं करना चाहिए। हुँ। तो उर्दू का मसला। आपने जी, जी, जी। जी, जी, आप बात पूरी करें सर।
जी, तो उर्दू की उससे आपको घबराना नहीं चाहिए कि आप उर्दू बोलते हैं या उर्दू लिखते हैं, और उर्दू की तो किताबें आप शाये करें, हमारे पास आएँ, हम बहुत तजुर्बे से बोल सकते हैं कि आपकी किताब को किस तरह से पेश करना है, प्रेज़ेंटेशन कैसा करना है, ये बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग जिसको कहते हैं, कि आपका जी, नाम जी, किताब का कितना खूबसूरत होना चाहिए, टाइटल कितना खूबसूरत होना चाहिए, बाइंडिंग किस तरह से जी। होना चाहिए और किस महीने में इसको लॉन्च करना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये बारिश के महीने बहुत में बड़ी 3 महीने बिल्कुल, लॉन्च बारिश के महीने में लॉन्च कर दी, 4 महीने बारिश हो रही है, कोई दिख नहीं रही, आई किताब चली गई है। ये भी नहीं, एग्जाम टाइम बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत एजुकेशन के टाइम एग्जाम टाइम उस तरह में भी किताब को आपको लॉन्च नहीं करना चाहिए कि लोग एग्जाम में लगे रहते हैं इस किताब में नहीं। तो ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल बिल्कुल, हमने रखते हैं कि हम जब किताब लेते हैं किसी को तो उसको सब चीज़ें समझा देते हैं कि आप बारिश में ना करें, ये बिल्कुल, सब ना करें, ये सब ना करें, और कोशिश करें कि जितना हो सके इसको आप खुद प्रमोट करें। बिल्कुल। जी। तो मैं इसी बात पे एक सवाल करूँगी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की। आजकल ई-बुक्स का ज़माना है, ऑडियो बुक्स का ज़माना है। आजकल ऑनलाइन किताबों को की खरीद-फ़रोख्त का ज़माना है और आजकल बहुत ज़्यादा ये चलन में है कि आपकी किताबों की मार्केटिंग कैसे की जा रही है। आपने एक अच्छी किताब लिखी है, वो ही काफ़ी नहीं है। आपने कितना उसकी तशहीर कितनी की है, उसे कितना पहुँचाया है लोगों तक। तो किताब पब्लिकेशन की स्ट्रैटेजी इस पर कुछ अलग है, आप कैसे करते हैं काम किताबों को कि उस तरह की मार्केटिंग और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम? देखिए टेक्नोलॉजी हर दौर में थी, जब कातिब नहीं थे तो कंप्यूटर नहीं था, कातिब था, उस वक्त भी ज़माना था, उस वक्त हाथ से लिखना। टेक्नोलॉजी है एवरी 10 ईयर्स में चेंज होती रहती है, ये तो सब जानते हैं। जी, और जी, किताब जो हम छापते हैं उसका एक फार्मूला हमारे पास है कि आप, मैंने वही कहा, 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नाम बहुत ज़रूरी है किताब का होना खूबसूरत, आप जो मन में रखिए हुँ। मत, और टाइटल बड़ा खूबसूरत बनाइए। और दूसरा ये कि उसकी बाइंडिंग वगैरह जो होना चाहिए वो। और ई बुक के बारे में जो आपने कहा है, मैं ई बुक के खिलाफ नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, अपना अपना लोगों का तर्क है कि ई बुक में पढ़ लिया हमने, रास्ते में टैबलेट पे पढ़ लिया, लैपटॉप में, लेकिन जो किताब हाँ, हाथ में पढ़ने का मज़ा है और जो किताब की बिल्कुल। खुशबू, कागज़ की खुशबू है, किताब किताब की खुशबू बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको जी, मोबाइल में टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगी। ये चोर दरवाज़ा है, लोगों ने इसका चोर दरवाज़ा बना लिया कि ई बुक करके और ये सॉफ्ट बुक करके, ये सबसे कोई हासिल नहीं है। जब तक आपकी किताब आपके हाथ में ना हो, जब आपको खुशबू ना आए और उसके पढ़ने का जो मज़ा है वो हार्ड कॉपी में ही है। मेरे तो साफ है एकदम। ई बुक ठीक है, सहूलत के लिए है कि आप, उस जगह नहीं जी, है घर में, या बहुत सारा घर छोटा है या रखने की सहूलत नहीं, तो आपने ई बुक में किताब अपनी किसी चीज़ में कंप्यूटर में सेव कर ली है। लेकिन अगर जी, मुताला बिल्कुल। करना है और उसको पढ़ना है तो हार्ड कॉपी ज़रूरी है इसके लिए। जी। तो कभी ऐसा आपके सामने कोई ऐसा मंज़र पेश आया, ऐसा वाक़या पेश आया कि किसी नए शायर ने आपसे ये कहा हो कि हमारी किताब का ई-बुक वर्ज़न भी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, ऐसा कोई डिमांड है? क्योंकि आप मुंबई में हैं, मुंबई जो कि नई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चलता है, तो वहाँ ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ नहीं, आपके साथ? वाक़या, वो एक वाक़या हुआ था हमारे साथ, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर मेरी किताब अगर आएगी तो ई-बुक में ही आएगी, और हार्ड बॉन्ड कोई लेता नहीं है, घर में पड़ी रहती है। ये तो मैंने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको समझाया कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं आपकी किताब को पहुँचाने का, हम आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। आज इंडिया की जितनी भी उर्दू अकेडमीज़ हैं या जितनी भी हिंदुस्तानी लाइब्रेरीज़ में, हम अपनी किताब वहाँ भेजते हैं। और उनको, हाँ, अपने खर्च से, अपने पोस्ट से भेजते हैं कि भाई नहीं, जहाँ पढ़ने वाले वहाँ तक किताब को पहुँचाएँ। लोग क्या करते हैं, छापते हैं, घर में रख लेते हैं, पता ही नहीं इनको स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पता है, ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की स्कीम के बारे में पता है कि किताब कहाँ-कहाँ भेजनी है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ मेरी किताब पहुँचेगी भाई। 500 छपा दिया, अब उसमें से 50 दोस्तों को बाँट दी, 400 लेके बैठे हुए हैं, क्या करूँ भाई? तो लोगों को इल्म ही नहीं है कि किताब कहाँ-कहाँ लाइब्रेरीज़ है, गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें हैं, यूनिवर्सिटी की कितनी स्कीमें हैं, या और भी किताब किस तरह से सेल की जाती है, लोगों को इल्म नहीं है। तो मैं उस आपके चैनल से या उसके उससे बोलना चाहता हूँ कि आप नेट पे जाएँ और जाके लाइब्रेरीज़ को एड्रेस लें, उर्दू अकेडमीज़ के एड्रेस लें, उनको 2-2 किताबें भेजें, अपनी पढ़ने लिखने वालों को भेजें, रिसर्च स्कॉलर्स हैं जी, उनको दो। ये सब बहुत सारे ज़रिए हैं किताब पहुँचाने के, खाली एक ही नहीं है कि आप जाके कुछ किसी कुतुब खाने में किसी किताब की दुकान में रख दिया और वहाँ बैठ के रोज़ जाके देख रहे जी, हैं, अरे बिकी क्या भाई? भी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब गलत तरीके हैं। जी, ये सब जी। रॉन्ग है, आपको खुद अ, एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी। इम्तियाज़ सर, मैं दुआ करती हूँ कि आप जैसे ब्रेन वॉश करने वाले पब्लिशर और हों। उन लोगों का ब्रेन वॉश जो किताबों से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि तब किताब की खुशबू बची रहेगी और महजबीन ग़ज़ल अंसारी साहिबा लिख भी रही हैं कि जो
सूखे हुए फूल होते हैं वो भी किताबों में ही मिलते हैं। तो यस। अगर आपको वो खूबसूरती वो चाहिए, आपको एक लम्स, तो आपको किताबों से अपनी कुर्बत बनाए रखनी पड़ेगी, बहुत नहीं, ज़रूरी ज़रूर, है। ज़रूर। उसमें अ, मोर के पंख जी, रखिए, सूखे फूल रखिए, उसको जी बारहा बिल्कुल। देखते रहिए। ये सब चीज़ें जी, वो बिल्कुल। मतलब ज़रूरी इसको ज़िंदा रखना, ख़त्म मत करें। कुछ लोग जी, साज़िश में लगे बिल्कुल। हैं इसकी, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी साज़िश जो है काम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग जी, लगे हैं जी। कि इसको ख़त्म कर दें। इस ज़बान के दुश्मन जो हैं वो कोई गैर नहीं, उर्दू वाले ही इसके दुश्मन हैं। मैं आपको साफ-साफ जी। बताऊँ, इस ज़बान का कोई दुश्मन नहीं है, उर्दू वाले ही इसके दुश्मन हैं, जो इसको ख़त्म करने पे पूरी तरह से उतारू हैं। और हम उन जी। लोगों की इस कोशिश को कामयाब होने नहीं इंशाल्लाह नहीं देंगे। जी, जी, बहुत सारे शेरों में ये बात कही भी गई है अलग-अलग वाक़यात के हवाले से कि गैर गैरों में दम नहीं होता कि वो हमें ख़त्म करें, अपने ही कहीं न कहीं अपने ही, हमारे अपने ही, अपने पीछे ही, हाँ। अपने ही, अपने ही, और अपने ये ही। ज़ुबान के लिए नहीं होता, ये हर किसी चीज़ के लिए हम ले सकते हैं। मैं आपको बता जी, दूँ सर, हम अभी शबनम सिद्दीकी आपको आपके साथ हैं यहाँ पे, अनवर ज़हीर जी, रहबर रहबर साहब साहब हैं, हमारे महजबीन दोस्त हैं। ग़ज़ल अंसारी साहिबा हैं, ज़ाकिर साहब हैं, हाँ, फ़ातिमा खातून हैं और जानता हूँ। तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से भी आपको खुशामदीद कही गई है, मैंने भी कही है और तहरीक के बाकी अरकान आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक सवाल जैसे हम लोगों ने भी कहा कि किताब केवल कागज़ का पुलिंदा नहीं होती, वो पूरा अदब, पूरी तहज़ीब एक तारीख़ होती है। हमारा पास्ट प्रेज़ेंट और फ्यूचर होता है, वो एक दस्तावेज़ होता है वो पूरे एक वक़्त का और हाथ में लेकर वो रात को सीने पे रख के सोते-सोते पढ़ते-पढ़ते सो जाने का जो लुत्फ़ होता है किताब को सिरहाने रखने का जो मज़ा होता है, वो किसी और चीज़ में नहीं आ सकता। सर अब मैं तफ़सील से जानना चाहती हूँ कि किताब पब्लिकेशन की जो अब तक की जो किताबें ख़ास तौर पे रही हैं, जो बहुत मकबूल हुई हैं, बहुत बिक्री हुई जिनको बहुत पसंद किया, जिनके कई सारे एडिशन आपको निकालने पड़े हों, कुछ ख़ास क्योंकि यहाँ मुझे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है किताब पब्लिकेशन की ओर से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गिनाऊँ, एक एंकर के तौर पे वो बिल्कुल बेमज़ा होगा। आप जब बताएँगे उसका बैकग्राउंड भी और तो बहुत अच्छा लगेगा और हम जान पाएँगे हर चीज़। किताब पब्लिकेशन तो पहले वालिद साहब की सारी किताबें हमने शाये की, वहीं से शुरुआत की। पहले घर से हमने जी, अपनी तबलीग की, घर से ही हमने अपना शुरू किया कारोबार, और वालिद साहब की जी, किताबें हमने 8-9 छापी। और उसके बाद जी। हमने जब बाहर कदम रखा तो इंडिया के बहुत सारे शोराओं को छापा। अभी इन साल हमने लास्ट ईयर हमने 3 किताबें जो मंज़िल आम पे आई हैं, वो फ़हीम अख्तर हमारे बड़े भाई हैं, बरतानिया में रहते हैं, उनके अफ़सानों का जी, इंतखाब हमने छापा। उसके बाद हमने छापा उसकी साथ ही लफ्ज़ बोलेंगे मेरी तहरीर के, कि अनवर ज़हीर रहबर हाँ, साहब हैं इस वक़्त, उनके जी, फ़न और शख्सियत का इंतखाब हमने पब्लिश किया। और वला जमाल प्रोफ़ेसर हैं जो इस मिस्र में रहती हैं, उनकी नज़्मों का इंतखाब समंदर है दरमियाँ, ये भी हमने पब्लिश जी, किया है। और इन तीनों किताब का इजरा हमने इस्तांबुल के कोनिया एक शहर में वहाँ जाकर किया था, इसका रस्म इजरा, और उसमें मैं मौजूद वाह! था। और ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात और खुशी की बात थी कि ऐसे मुल्क में जहाँ हमने किताब का इजरा किया, जहाँ उर्दू अभी बस शुरू हो रही है, लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, उर्दू से जुड़ रहे हैं। तो किताब पब्लिकेशन जी, की आने वाली किताबें जो हैं बहुत सारी लाइन से लगी हुई हैं। मैं खुद तो कई किताब मुरत्तब कर रहा हूँ, और इसमें शायद किताब है, उनका अफ़सानों का मजमूआ है, और अलमाज शबी साहब है, उनकी किताबों का काफ़ी किताबें हमारे पास आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं। वजह सिर्फ क्लियर है कि हमारा जो विजन है छापने का वो एकदम क्लियर है। हम किसी को धोखे में नहीं रखते हैं कि भाई हम इतना छाप देंगे या उतना छाप देंगे, या इतने पैसे दे दो, इतने पैसे ले दो। नहीं, क्लियर विजन हमारा कि भाई ये बजट है लगेगा और इसमें हम यहाँ तक आपके साथ रहेंगे। तो एकदम क्लियर है कि भाई हम जी, छापेंगे पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारी बस्तियाँ उर्दू की, वहाँ वहाँ किताब जाएगी। हमारे नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जर्मनी में, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ यहाँ हमारे नुमाइंदे जी, किताब पब्लिकेशन के लोग हैं, जो उस किताब को पहुँचाते हैं पढ़ने लिखने वाले तक। और सेल भी होती है, और सीनियर राइटर्स को भी हम तोहफे में देते हैं कि वो उसको पढ़ें। तो जी। बहुत अ, हमारा जो इम इंतज़ाम है, जो मिशन है, वो बहुत थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। लोगों को अजीब लगता है कि भाई क्या है ये मामला, कि आप जी। छापते हैं के बाद अ, चैन से बैठते नहीं हैं। आप मुसलसल उसकी किताब को प्रमोशन करते रहते हैं फेसबुक से, अखबारों में, रसाइल में उसका इश्तिहार, सारे मकतब जामिया दिल्ली, अलीगढ़, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, जितनी भी बुक जी, स्टॉल्स हैं, हैदराबाद, वहाँ हम अपनी 10-10 किताबें लोगों को भेजते हैं, और फिर उनसे राब्ते में रहते हैं कि जी, कितनी सेल हुई, अगर ख़त्म हो गई तो वापस भेज दें। तो ये सब सिलसिला हमारा एकदम मजबूत है, और नेटवर्क जो हमारा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि सब कमिटेड लोग हैं इसके अंदर।
जी, 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 बिल्कुल। इम्तियाज़ सर, अभी स्क्रीन पर भी कुछ आपको कमेंट दिख रहे होंगे, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं उन नहीं, लोगों मुझे को। नहीं दिख रहा, नहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख हाँ, हाँ, जी, जी, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों को यहाँ पे तक, जो कि बहुत से लोग आपको इस वक़्त लाइव देख भी रहे हैं और आपको लगातार वेलकम कह रहे हैं, आपसे बहुत कुछ शुक्रिया। आपके कामों की तारीफ़ कर रहे हैं और हम तहरीक की ओर से आपसे बात कर रहे हैं, तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से। तो एक सवाल बहुत ही वाजिब है और पूछा जाना ज़रूरी है और आज के दौर में एक अहम सवाल है कि हम उर्दू की बक़ा के लिए काम करते हैं। उर्दू वाले, उर्दू के जो टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उर्दू के जो अदीब हैं, शायर हैं, ये सारे लोग उर्दू की बक़ा के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू में ही कहा कि उर्दू को बोलना, जैसे उर्दू बोलना शायद आसान इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हम जितने भी तहज़ीब से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं न कहीं हिंदुस्तानी ही बोलते हैं और हिंदुस्तानी अपने आप में 90% उर्दू ही है। लेकिन उर्दू को जब लिखने-पढ़ने की बात आती है, तो हमें फिर सीखना पड़ता है उर्दू को। तो जब भी मैंने किसी से पूछा है या तहरीक के इस पेज पर भी जब उस्ताद आए हैं, उन्होंने बोला है, तो उन्होंने कहा है कि उर्दू का अखबार पढ़ें, उर्दू के रिसाले पढ़ें, किताबें पढ़ें। तो पढ़ने का आपका जो आपको एक प्रैक्टिस होती है पढ़ने की और आप सीखते हैं। आप एक पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप तमाम और दूसरे पब्लिकेशन को भी जानते होंगे। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि उर्दू अदब और ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए कितने पब्लिकेशन हैं जो लगे हैं और क्या वो सचमुच कुछ कर पा रहे हैं इस काम के लिए? क्या वाक़ई वो कुछ उनके उनके होने से, उनकी पब्लिकेशन से उर्दू की बक़ा हो रही है जैसी होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है बहुत सैकड़ों पब्लिशिंग हाउस हैं, ठीक है? महाराष्ट्र में जी, देख लो या दिल्ली में तो मतलब सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली और बम्बई, जी, महाराष्ट्र, कलकत्ता सब जगह सबके अपने-अपने नज़रिए हैं। ज़्यादातर लोग कमर्शियल हैं, पैसे कमाने के लिए हैं, क्योंकि इस उर्दू ज़बान सबसे ज़्यादा मैंने सभी कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा इस ज़बान में ही है। अगर सही तरीके से इसको यूज़ किया जाए या इसको सही काम किया जाए तो इसमें पैसे बहुत हैं। लेकिन जी, ज़्यादातर पब्लिकेशन हाउस वेरी कमर्शियल, ठीक है? जैसे वो एक बार कोई मिल गया उसको काट दिया और पैसे ले लिया और किताब छाप के उसकी दे दी। ये सब नहीं होना चाहिए जी। और उर्दू ज़बान के बारे में ये तो मैं पहले आपसे भी कुछ सवाल मैं कर सकता हूँ आपसे कि मैं आपसे ये सवाल बिल्कुल, करूँ क्या बिल्कुल, उर्दू बिल्कुल। उर्दू ज़बान और उर्दू अदब में क्या फ़र्क है? ये लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि उर्दू ज़बान क्या चीज़ है, उर्दू अदब क्या चीज़ है। ज़बान से उर लोग नहीं जुड़ते हैं और डायरेक्ट लोग अदब पे गुफ्तगू करते हैं। पहले आप ज़बान से जुड़िए, जी, उसकी बिल्कुल, बेसिक जी, उसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं, उसको तो पहले पढ़िए आप। फिर डायरेक्ट आप मीर गालिब के सर बिल्कुल, पे दे देते हाथ में। और ये जो उस्ताद मोहतरम हमारे हैं और ये तो खुद बच्चों को अपने घर इंग्लिश पढ़ाते हैं घर में। उनके बच्चे बीए बिल्कुल, तो करते नहीं है, उनके बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं और वो सुबह जाके पढ़ाते बिल्कुल, हैं गालिब मीर को। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपने घर से तो तबलीग करो, आपके बच्चे तो उर्दू पढ़ते नहीं है। आप किस उर्दू की जी, बात कर रही हैं? बड़े बड़े सेमिनारों में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खाली उर्दू का रोना रोते हो और घर में तो पहले अपने शुरू करो भाई साहब। पहले उर्दू घर में पढ़ाइए, बच्चों को तो एक पढ़ाइए उर्दू को। किसी बच्ची गरीब बच्ची की फीस तो भर दो स्कूल की, बेचारे उसकी तो तालीम जारी रखें। सिर्फ बड़े बड़े बातें करना स्टेज से, उर्दू की बातें, उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उर्दू को। उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है इंशाल्लाह, जब तक ये दुनिया है और अल्लाह सबके अंदर उर्दू नहीं होगी। लेकिन खतरा इन हजरात से ही है जो लोग इसका जी, चोला ओढ़े घूम रहे हैं। चोला एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चोला। जो लोग इस उर्दू का जी, चोला पहनकर गुमराह कर रहे हैं इस वक्त इस नस्ल को, हमारी जैसे जी, नस्ल को, इनसे बचना चाहिए हमको कि अपने बच्चों को पहले जी, उर्दू पढ़ाइए, उर्दू लिखना सिखाइए, जी, फिर आप बात कीजिए उर्दू जी, की बका के बारे में। उससे पहले हम आपकी सुनेंगे नहीं बात जी। किसी तरीके से। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत ही तल्ख़ सच कहा, लेकिन ये अफ़सोस है कि सच अक्सर तल्ख़ ही होता है। सुनने का हमारे अंदर एक क़ुव्वत हमारी होनी चाहिए सच को सुनने की। और इसके पहले मैं बता दूँ मैं सर कि आपको तहरीक की ओर से और सबकी ओर से ये शाबाशी दी जा रही है, ख़ास तौर पे जनाब अनवर ज़हीर साहब की ओर से कि आप सिर्फ़ किताबों को शाया नहीं करते बल्कि उसे लोगों तक पहुँचाते भी हैं। जिसको आम तौर पे हम मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन हम मार्केटिंग बहुत ही प्रैक्टिकल लफ्ज़ है, मतलब आज के ज़माने में वो एक मार्केट का लफ्ज़ है। आप दिल से चाहते हैं कि लोगों तक किताब पहुँचे और इसके लिए आप पूरी तरह से कोशिशें करते हैं। आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है सर, मैं इसको रिपीट करूँगी और ये वाक़ई बहुत ही बारीक-सा एक फ़र्क है, जो अक्सर हम जब कुछ बात करते हैं
तो उसमें जानना ज़रूरी है कि अदब क्या है और ज़ुबान क्या है। अदब सही तक बात तो है। हम बहुत ऊपर जाके पहुँचते हैं। अदब वो तख्लीक है जो वो ज़ुबान में की जाती है या बहुत आगे जाकर हमें मिलती है। अदब सीखने में सालों लगते हैं। ज़ुबान हम चाहें तो 1 साल की मशक्कत के बाद सीख सकते बेशक, हैं और बेशक, उसको बेशक, बोलना सीख बेशक। सकते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई और हम बार-बार इस बात को कहते हैं, लेकिन आज आप छू कर निकल गए इस बात को। मैं चाहती हूँ इस बात पे आप थोड़ा तफ़सील से हमें और बताएँ। आखिर क्या वजह है कि जो लोग उर्दू ज़बान की बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, उर्दू की बक़ा की बात करते हैं, उनके खुद के घर के बच्चे, घर के लोग उर्दू नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसकी वजह क्या हो कॉन्वेंट सकती है? वो पढ़ते हैं कि उनको ये दिमाग में है, लगता है कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल नहीं बढ़ेगा, उसको समाज में क्या हाँ। बोलेंगे, आपके बच्चे उर्दू पढ़ते हैं या आपके हुँ, आपके वालिद साहब इतने बड़े जो भी हैं और वो आपका बच्चा उर्दू पढ़ता है, तो शर्म महसूस करते हैं और समझते हैं कि वो ज़माने की तरक्की से वो पीछा हो जाएगा उर्दू पढ़ेगा तो। मैं बता दूं, दिलीप कुमार साहब उर्दू मीडियम से हैं, वसीम जाफर उर्दू मीडियम से हैं, जफर गोरखपुरी उर्दू मीडियम से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कामयाब ज़िंदगी में हुए हैं जो उर्दू स्कूलों से, प्राइमरी से, हमने भी प्राइमरी स्कूल से ही तालीम हासिल की है, हमारे घर के सारे बिल्कुल। फ़र्द हैं और जितने भी। तो शर्माना क्या है? आप अगर उर्दू पढ़ाते हो या उर्दू के टीचर हो या प्रोफेसर हो तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या शर्म क्या है आपको इस बात में? किस बात की शर्म है या किस बात का डर है आपको? क्या एक उर्दू सब्जेक्ट पढ़ लेगा तो क्या बच्चा आपका पिछड़ जाएगा? या आपको इतना डर है? किस चीज़ का डर है आपको? मैं पूछना वही उनसे चाहता हूँ, क्या फिर सेमिनार में या इस उर्दू के महफिलों में क्यों बोलते फिर उर्दू पढ़ाने के बातें बातें, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप साफ बोलिए ना। सर एक सवाल मैं शायद उनकी ओर से पूछ सकती हूँ। एक डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब भी हमारे आपको सुन रहे हैं। हमारे जी, दोस्त है आपको हमारे। सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं आपको। आपको कह रहे हैं वो कि आपने बहुत काम किया है, खिदमत की है उर्दू की। एक सवाल सर जो यहाँ से उठा कि हम हमारे जो वो असातिज़ा हैं जो उर्दू के लिए आपको आवाज़ मेरी आ रही है सर? आ रही बारिश बहुत हो रही है। जी जी कहिए। हाँ, हाँ। तो उर्दू के लिए बहुत सारे डिस्कशन अलग-अलग स्टेज पे उर्दू के लिए बोलना, उर्दू की बक़ा के लिए लगातार काम करना और खुद अपने बच्चों को उर्दू दूर रखना। क्या इसकी वजह ये है, क्या ये वजह है कि अभी तक उर्दू ज़ुबान ने रोज़गार उतने पैदा नहीं किए हैं? क्या ऐसा कुछ है कि उर्दू पढ़ने के बाद हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, हमारा करियर नहीं बनेगा? ये डर कहाँ से आया? क्या क्या ये ज़बान रोज़गार दे पा रही है? दो चीजें हैं, रोजगार अलग चीज है, उर्दू जबान अलग चीज है। आप एक जी, सब्जेक्ट उर्दू को पढ़िए। मैं ये नहीं करता हूँ कि जी। आपको उर्दू पढ़कर को रोजगार ही मिलेगा या रोजगार के ताल्लुक से। आप उर्दू एक सब्जेक्ट पढ़कर उस जबान को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हुँ, उर्दू पढ़ के सीधा नौकरी ढूंढो। आप कोई वो इंजीनियरिंग जी। कॉलेज में उर्दू पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकता, ना मेडिकल कोई बन जी। सकता है, मुझे मालूम है। आप एक एक सब्जेक्ट अगर आप बचपन से साथ में इसको लेकर पढ़ें तो आपका शौक जारी रहेगा, ज़बान ज़िंदा रहेगी। रोज़गार उर्दू में जी। है, ऐसा नहीं कि उर्दू में रोज़गार नहीं है। आज हमारा डीटीपी करने वाला सबसे हायर पेयर है, जितनी मेरी इनकम नहीं उससे आधे ज़्यादा वो टीटीपी करने वाला ले लेता है। ठीक है? तो हुँ। उर्दू में डीटीपी करने वाले नहीं है, उर्दू में पेज डिज़ाइन करने वाले नहीं है। उर्दू के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बस की, यही यही जहाँ पे यही बात हमको आगे लानी है, बिल्कुल यही बात आगे लानी है। क्योंकि कई बार आप ऐसा हमारी स्कीम आपको स्कीम पता ही नहीं कि उर्दू पढ़ने के बाद क्या-क्या स्कीम मिलेगी, वो आपको पता ही नहीं, तो क्या गवर्नमेंट क्या करेगी? जी, जी, ट्रांसलेटर हमारे पास जगह खाली पड़ी है, ट्रांसलेटर कोई नहीं हमारे पास, क्या करेगा? गवर्नमेंट घर पे तो आएगी नहीं आपके कि बोलने के लिए भाई आओ ये। आपको खुद काबिलियत उर्दू में पैदा करनी है और रोज़गार 100% हिंदुस्तान में तो उर्दू के अंदर रोज़गार है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में आपको मालूमात होना चाहिए, आपको सही गाइड मिलना चाहिए। क्या गाइड मतलब वो प्रोफ़ेसर वाला गाइड नहीं, गाइडेंस बराबर को मिलना चाहिए कि आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और तो एक सब्जेक्ट और उर्दू एक पढ़ने में क्या रहनुमाई बुराई? होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल, रहनुमाई बिल्कुल। होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ने में क्या मसला है आपका? पढ़िए एक सब्जेक्ट, क्या खराबी है? लेकिन नहीं, कंप्लीट हमने कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चों को डाल दिया है। अब मगरबी तहजीब हमारे लिए सर पे चढ़ के बोल रही है और बड़े हम समाज में जब मूव करते हैं तो बड़े शौक से बोलते हैं हमारा बच्चा तो इंजीनियर है, मेडिकल है, इंग्लिश में बोलता है। तो धोखा दे रहे हैं आप तो, चीटिंग है, अपने प्रोफेशनल से चीट कर रहे हैं बिल्कुल। आप। और अब आप जब तहरीक बोलेंगे के तहरीक की हमारे इस पेज पर ही कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपर्ट जब आते हैं तो वो ये मानते हैं कि कोई भी ज़बान देर तक ज़िंदा रहती है जब वो लोगों को उसके सीखने वालों को रोज़ी-रोटी मुहैया कराने की भी गारंटी देती है। और दरअसल आपने
जी जी। सर आप जी जी आपने इस बात को जो कहा ये बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही ज़रूरी अहम बात है कि उर्दू में क्या-क्या हमारे सामने इम्कानात हैं, कितनी चीज़ें और संभावनाएँ पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे सामने, इनको बताया जाना भी ज़रूरी है। लोग नहीं बताते हैं, लोग छुपाते हाँ, हैं, लोग एक साजिश के तहत इसको छुपा देंगे, लोग इस ज़बान से कट जाएँ, इस अच्छी ज़बान से लोग दूर हो जाएँ। लोग इसके नेगेटिव जी, पहलू लोगों को बताते हैं, अरे उर्दू पढ़ने वाला तो पिछड़ा होगा, उर्दू पढ़ने वाला या उर्दू अखबार खरीद के पढ़ने वाला आदमी गरीब होगा, मज़दूर तबके का होगा। ये सब गलत प्रोपेगेंडा मत करें, उर्दू ज़बान से मोहब्बत करें, उर्दू ज़बान हमारी है, हमारे खून में। इस ज़बान ने जंग आज़ादी लड़ी है, इस ज़बान के अंदर बहुत जी, सारी दम और है। आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उससे माला माल, हज़ारों करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं पैसे से, वो डायलॉग से, उस गाने से। सही तो बात, कहाँ नहीं बिल्कुल है, सही बात। क्यों इम्कानात नहीं, सीरियल सारे उर्दू में चल रहे हैं, गाने सिर्फ चल रहे हैं, तो उर्दू कहाँ नहीं है, सारी जगह तो उर्दू है, लेकिन आपका नज़रिया या आपकी रहनुमाई सही नहीं हो रही है। सबको लग रहा है उर्दू पढ़ लिया बिल तो टीचर बन जाएंगे और पीएचडी कर लेंगे, एक गवर्नमेंट की नौकरी, एक गाड़ी, एक बंगला, एक खूबसूरत बीवी, जिंदगी खत्म हो गई हमारी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल उर्दू सही के अंदर बात है, और भी बिल्कुल बहुत सही सारे बात है। जी। सामाईन इस समय तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से हमसे मुखातिब हैं जनाब इम्तियाज गोरखपुरी साहिब और वो मुंबई से हमसे बिल्कुल आमने सामने हम लोग हैं, रूबरू हैं। मुंबई में इस समय एक अलग ही मौसम है, बारिश हो रही है और मुझे नहीं पता आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं वहाँ वहाँ मौसम क्या है, लेकिन मुंबई में मानसून है। और इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, मैं इम्तियाज सर से गुजारिश करूंगी कि सर कुछ गजलें आपकी सुनने की मैं फरमाइश भी हमसे की गई थी। जी, मैं सुनाता हूँ। आपकी कुछ गज़लें हम सुने। मैं बहुत कम शायरी करता हूँ क्योंकि मैंने अभी शुरू की है, क्योंकि मेरे मुताले में जी, इतना मुझे साल लग गया, पढ़ने में ही साल इतने लग गए और मुझे यकीन था कि मैं पढ़ लूँ, सुन लूँ, समझ लूँ, उसके बाद ही शायरी या उस शेर कहने का, क्योंकि मुश्किल फ़न है शायरी कहना, आसान नहीं है और ये सब चीज़ें आर्ट है, सीखना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है और किसी उस्ताद को दिखाना पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कि आप बस शायरी कर दें। मैं एक चीज़ खाली जोड़ दूँ कि इस वक़्त सूफ़ी जमील लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता की एक अंजुमन है, जो उसके सरपरस्त फ़हीम अख्तर साहब हैं, मैं नायब सदर हूँ। वो कलकत्ता में इस वक़्त एक स्कूल में 10th और ना 12th के बच्चों को रात में एक उर्दू की कोचिंग दे रहे हैं फ्री में। और उसका जी, सारा खर्च सोसाइटी उठाती है और उस सोसाइटी का बहुत कलकत्ता में इस वक्त उर्दू के बेसिक काम हो रहा है एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन हो, 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है, टीचर्स के अखराजात, सारे अखराजात वो सोसाइटी उठा रही है। तो इस तरह की अंजुमनों को आगे आना चाहिए और उनको लाइमलाइट में लाना चाहिए कि और भी इस तरह के काम हो। तो मैं इस जी। बात को तो खुशी है। मैं एक नज्म सुनाऊंगा जो पहले कि लॉकडाउन जारी है, जो लॉकडाउन आजकल चल रहा है उसमें बहुत सारे ज़रूरी है लोग, ये नज़्म लगता है। जी, आज के वक़्त की बहुत ज़रूरी नज़्म है ये। जी, मैं सब लेके ही बैठा था, मुझे लगा था कुछ सुनाने का शायद आप लोग कहेंगे, बिल्कुल। मैं उससे बचना चाह रहा था अगर लेकिन मैं मैं ये बच नहीं नहीं। कहूँगी तो मेरी निज़ामत पर बहुत सारे सवाल उठ जाने वाले हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी निज़ामत जी, माशाल्लाह, मैं तो प्रोग्राम देखा भी आपका मैंने। नज्म जी, का उन्वान है लॉकडाउन जारी है। सुनिए, जी। आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल साफ़ आ जी, रही है। लॉकडाउन जारी है, बाहर काली आंधी नेज़ा हाथ में लिए घूम रही है, कोहराम मचा रही है, वाह! ये सजा है कि बीमारी है, लॉकडाउन जारी है, कैद में सब सहमे सहमे हुए हैं, घबराए घबराए, आत्मा पे अपनी बोझ उठाए, अपने साए से भाग रहे हैं, लोग डर डर के जाग रहे हैं, ना कोई अपना है ना किसी से यारी है, लॉकडाउन जारी है। कोई रोटी को तरस जी, रहा है, आंखों से आंसू बरस रहा है, भूखे पेट है फिर भी जिए जा रहे हैं, मानवता की मानवता से कैसी मक्कारी है, लॉकडाउन जारी है। वाह! और फिर एक, वाह! वाह! शुक्रिया, आखिरी बंद इसका ये कि फिर एक दिन रोज आसमानी फैसला आएगा, ये बंद जरा गौर से सुनिएगा। फिर एक दिन रोज आसमानी फैसला आएगा, खुल जाएंगे सब दरवाजे, खिड़कियों से ठंडी हवाएं आएंगी, फिर हम सब रिहा हो जाएंगे, हम सब रिहा हो जाएंगे, वो भी आज़ाद हो जाएंगे जो जहनी तौर से बरसों से लॉकडाउन है, लॉकडाउन जारी है। वाह! क्या बात है! वाह! शुक्रिया। ये बात जो आपने कह दी वो
एक नज़्म नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी मुकम्मल तख्लीक है। बहुत लोगों को समझना ज़रूरी है कि ज़हनी तौर पर भी लॉकडाउन होते हैं और वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक नज़्म उनका और खुलना सुनाता हूँ मैं, ज़रूरी है। एक नज़्म सुनाता हूँ जी, बिल्कुल। और एक जी, जी, जी। सैनिटाइज़र। अनवर साहब सैनिटाइज़र। आपको वाह कह रहे हैं और बता रहे हैं कि बर्लिन में भी बारिश हो रही है इस वक़्त। माशाल्लाह। नहीं, बम्बई की बारिश बड़ी खतरनाक उनसे कही है। यहाँ की हाँ, बारिश से बम्बई का बिल्कुल। मुकाबला ना करें, जी, जी। या तो सब बह जाए। जी, जी जी, सुनिए, जी। सैनिटाइज़र। जी, अरे वाह! आ क्या बात है। हुँ। आदेश है, अब किसका आदेश है, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सब ज़्यादा वो है। आदेश जी, है, बिल्कुल, बाँस बिल्कुल। लगाएँ चेहरों पर। आदेश है, जी, बाँस लगाएँ चेहरों पर, हाथों को बार-बार धोएँ, सैनिटाइज़ करें। ये भी आदेश है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। किससे? एक दिन देखिए जानलेवा वायरस से, एक अनदेखे जानलेवा वायरस से, मगर उस वायरस का क्या, जो रगों में उतर चुका है, जिससे लोग क्या बात घर है! पर रहकर भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या बात है! वाह! एक वाह! अनदेखा सचमुच वायरस से, मगर उस वायरस का क्या, जो रगों में उतर चुका है, जिससे लोग घर में रहकर भी सुरक्षित नहीं है, सैनिटाइज़र। वाह! इस तरह की क्या बात है! नज़्म जो जो है वो बहुत समझने वाली चीज़ें, ये बहुत दूसरे तरीके से बात की गई। शायरी भी एक डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट, और एक फ़िक्र के तौर से कहा जाता है। एतराज़ हो या इज़हार हो मोहब्बत का, बिल्कुल तो सही ये सब बात है। फ़िक्र और की शायरी बातें आप। हमेशा वो नहीं होती जहाँ तक सर हालाँकि आपसे ये कहना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है एक रीडर के तौर पे, शायरी को पसंद करने वाले इंसान के तौर पे कि शायरी हमेशा वो नहीं होती जो अपने डूब कर आप लिखते हो। आप बाहर की ओर नज़र रख कर भी लिख सकते हैं जैसे आपने अभी ये लिखा आज के हालात पर और शायद आपका बेदार होना ज़्यादा ज़रूरी है शायरी करने के लिए। लोग नहीं, सोचते हैं हम मदहोशी में शायरी करते हैं। शायरी जो चीज़ है, वो शायर खुद एक आदमी हसास होता है, शायर खुद एक। हाँ, जी, और जी। शायरी अंदर होने वाली वारदात का नाम है। जब तक आपके अंदर वाह! कोई क्या वारदात बात है। नहीं हो, तो ये शायरी होगी नहीं आपसे। वाह! बहुत क्या सारे बात हमारे है। ये तो दोस्त शायरी, शुक्रिया। तो कुछ दोस्त मेरे नाराज़ हो गए इससे कि बहुत सारे लोगों ने देखा-देखी में शायरी की। उसने की तो मैं भी करूँ, सुना सुन लिया, अरे हाँ, मैं भी हाँ, कर लूँ। इससे नहीं होता है, कुदरती सलाहियत एक तो है ही है, और हर शख्स एक अंदर से जरासीम उसके अंदर आर्टिस्ट का होता है। बस को जी। माहौल और उसको तराशने की ज़रूरत है। अब आपने बहुत बिल्कुल लोग। फ़लसफ़ा कह दिया आपका तो ये फ़लसफ़ा है आपका कि शायरी आपके अंदर होने वाली किसी वारदात का का नाम है, नाम है, वहीं से वो पैदा होती है। वहीं से पैदा होती है, बिल्कुल बाकी सही कुछ नहीं बात होगा। अगर है। अंदर वारदात नहीं होगी, तो आप फिर शायरी नहीं कर पाओगे, फिर आप जुमलेबाज़ी कीजिए, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है आपको? आप बिल्कुल। सहाफ़त कीजिए, अखबार में जो छप रहा है वो लिख दीजिए शायरी में, कुछ भी। क्या वो कौन बोल रहा है आपको बोलने वाला है? तो बहुत आजकल खूब, मुशायरों बहुत खूब। मुशायरों का जो बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है कि वहाँ फ़िक्र नहीं है, अंदर वारदात नहीं है, कुछ नहीं है। बस देखा-देखी में शायरी हो रही है, कोई गा रहा है, तो कोई नाच रहा है, कोई उठा-पटक करतब दिखा रहा है। मुशायरा तो करतब हो जी। गया आजकल। माज़रत के साथ मैं जी, जुमले जी, जी। इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे सामईन जो सुनने वाले होंगे नहीं, वो लोग बिल्कुल किस तरह नहीं। की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि है सर आप मैं एक आज इसी हुँ, मंच में आपके ज़रिए से बोलना ही चाहता हूँ कि भाई ये इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए आपके बक़ाए उर्दू पे, बजाय इसके कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये इनाम मिल गया, मुझे ये अवार्ड मिल गया, मैं इतने कॉन्फ्रेंस अटेंड करके पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। इससे उर्दू का कोई बक़ा नहीं होने वाला भाई साहब। आप जी, बुनियादी बात करें कि उर्दू की रस्मुल ख़त के बारे में क्या ख़्याल है आपका? उर्दू की रस्मुल ख़त कैसे बिल्कुल, बचेगी? उर्दू की बिल्कुल सही ज़बान बात। को कैसे बचाएँगे? क्या अंग्रेज़ी के कॉन्वेंट स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, बचा के बचाएँगे आप? कैसे बचेंगे? बिल्कुल, इनके हमें तो प्रोग्रामों को ऐसे तो ही बायकॉट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का बायकॉट होना जी, चाहिए। सोशल मीडिया पे जिनके बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाना चाहिए, मैं तो ख़ास बोल रहा हूँ। जब जी। तक ये चीज़ और ठीक नहीं होगी सिस्टम से। बिल्कुल हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐसी ही बातों के की तवक्को रखते हैं सर क्योंकि एक तो ये तहरीक है और दूसरा आप पब्लिशर हैं, दोनों ही झुकने वाले रुकने वाले नहीं होते। ना तहरीक रुकती है, ना पब्लिशर कहीं झुकता है और वो भी अगर किताब पब्लिकेशन जैसी पब्लिकेशन का 30 साल से उर्दू के साथ लगा हुआ पब्लिशर हो तो वो तो बिल्कुल अपनी बात कहेगा ही कहेगा, उसे कहनी ही है अपनी बात। मुझे एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगी, मैं उसको हालाँकि वो आउट ऑफ द ट्रैक हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तुरंत ये बात लगी, आपकी जो नज़्म थी सैनिटाइज़र उसमें सुनो, आपने 2 लफ्ज़ हाँ, आपने उसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक आदेश, दूसरा सुरक्षित
और दोनों ही हिंदी के लफ्ज़ हैं और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ज़ुबान की जब बात आती है, जब हम आपने जब पूछा अभी कि ज़ुबान अलग है और अदब अलग है। तो जब हम अदब की बात करते हैं तो हम मिलते हैं कहीं न कहीं, एक-दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उर्दू तो हिंदुस्तानी है, हिंदवी है, जी, जी, तो जी, कहीं जी। न कहीं सारी चीज़ों को हम जोड़कर चलते हैं और शायद तभी हम इसकी बक़ा के लिए और भी काम कर सकते हैं। फ़हीम अख्तर साहिब, नासिर अहमद साहिब, फ़हीम भाई को हमारा आप सलाम, सलाम फ़हीम भाई। सुहैल फारूकी साहिब, आप सभी को मैं खुशामदीद कहती हूँ, आपका शुक्रिया सुनने के लिए। इरफ़ान साहब आप से पूछ रहे हैं, हालाँकि सर आपने शुरू में बताया है कि आपके वालिद साहब के बारे में कुछ बताएँ आप, ज़फ़र साहब के बारे में, हालाँकि आप बता चुके थे। आप चाहें तो इरफ़ान साहब अभी सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं वालिद साहब के बारे में। मैं फ़हीम साहब के बारे में 2 जुमले कहना चाहता हूँ। फ़हीम साहब उर्दू जी, मीडियम बिल्कुल। से उन्होंने तालीम हासिल की है, कलकत्ता के एक स्कूल से। मैं उस स्कूल में गया हूँ, जान मोहम्मद या मोहम्मद जान हाई स्कूल में। वो उर्दू से जी, उनकी तालीम है, उर्दू से ग्रेजुएट हैं। आज वो बरतानिया में ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जहाँ ना उर्दू बोली जाती है, ना अदब का कोई आदमी है, ना कोई उर्दू का कोई जी, लेना-देना है। लेकिन फिर भी वो गुज़िश्ता 26 साल से जिस तरह से उर्दू की खिदमत वहाँ से बरतानिया से कर रहे हैं, उनकी 2 अफ़सानी मजमूए आ चुके हैं, वो उर्दू के आर्टिकल हर हफ़्ते लिखते हैं। ये कहाँ उर्दू खत्म होगी बताइए, कैसे खत्म होगी उर्दू? एक आदमी बर्तानिया से काम कर रहा है, अनवर रही जर्मनी से काम कर रही है, कोई इस्तांबुल से काम कर रहा है, कोई कहाँ से काम कर रहा है। और हम उर्दू क्या बात! वाले बॉर्न उर्दू हिंदुस्तान में, और उसके काटने जड़ काटने पे लगे हुए हैं। हम जी, जड़ ही काट रहे हैं, बैठ के इंडिया में बिल्कुल। कर क्या रहे हैं, जड़ ही काट रहे हैं उर्दू की, खत्म करने के चक्कर में इसको। जी। जी। अ, और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है सर कि जब मैं उर्दू मैंने बोला, बहुत इस ज़ुबान से मैं जुड़ी रही हूँ हमेशा से, एक नाज़िम के तौर पे भी और उर्दू से मोहब्बत भी करती हूँ। लेकिन एक वक़्त आया जब मुझको लगा कि उर्दू पढ़ना-लिखना भी सीखना ज़रूरी है, वरना ये अधूरी है मेरी बात, मेरी मोहब्बत अधूरी रहेगी। और जब मैंने सीखा उर्दू पढ़ना-लिखना तो मुझे इतनी खुशी हुई और इसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने कुछ बड़ा काम किया, लेकिन हाँ, मैंने वो काम किया जो ज़रूरी था। और चूँकि मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं थी उर्दू, लेकिन ये इस बात का ज़रूर सबूत रहा कि उर्दू को सीखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो उर्दू या कोई भी ज़बान सीख सकते हैं, उर्दू तो अपनी ही ज़बान है और उसको सीखना बहुत आसान है, लिखना-पढ़ना। एक सवाल मैं आपसे करूँगी, आपका जो माहनामा है उर्दू आंगन, नाम तो इसका बड़ा ही खूबसूरत है। इसका क्या आपका इंडेक्स होता है? इसमें क्या-क्या चीज़ें आप लेते हैं? और कैसे इसमें आप इंतख़ाब करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें पब्लिश होनी हैं? और उर्दू क्या है इस आंगन पूरी उर्दू आंगन का सिलसिला 4 साल पहले हमने शुरू किया बम्बई से। और इस तरफ जी, महाराष्ट्र में या बम्बई में एक अदबी रिसाले का खलासा आ चुका था, और कुछ जो पुराने रिसाले थे उनकी कुछ मोनोपोली थी कि हम तुझे ही छापेंगे या उन्हीं उन्हीं को छापेंगे या कुछ ख़ास लोगों के लिए ही। तो हम बहुत परेशान थे, बोले करें क्या। तो फिर हमने उर्दू आंगन नाम से रजिस्टर किया अपना रिसाला। 4 साल हो गए। जी, पहला शुमारा हमने आलमी जी, अदब नंबर निकाला, जिसमें बहुत सारे आलमी अदीबों को शाये किया। तो हमारा एक सेगमेंट उसमें 3 तरीके का है। हम क्लासिक अदब छापते हैं, उसमें नज़में, गज़लें और अफ़साने और एक शख्सी मज़मून। ये हमारा आधा सेगमेंट रहता है जो क्लासिक रहता है, और आधा जो रहता है ऐज़ ए जी, हाज़िर के अफ़साने और गज़लें, नज़में और वो कोई शख्सी मज़मून। 2 पार्ट में हमारा रिसाला है। तो हम क्लासिक को इसलिए रखते हैं क्योंकि जो नए पढ़ने वाले हैं वो अपने उस्तादों को ना भूलें। ठीक है? तो उनको हम ढूँढते हैं, पुरानी किताबों से निकालते हैं, उनका अफ़साना, उनका इंटरव्यू, हर चीज़ को छापते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू आंगन 500 कॉपियाँ छपता है, पूरे इंडिया से, पूरे मुल्क में, हर पूरी दुनिया में जाता है। ठीक, हर महीने पाबंदी से निकला, अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ महीनों से बंद है, हालात सबके ख़राब हैं। और उर्दू आंगन निकालने का मकसद यही है कि सेहतमंद अदब देना। ठीक है? और जी, कीमत भी हमने बहुत सस्ती रखी, 20 रुपए रखी है, लेकिन लोग फिर भी खरीदते नहीं हैं, क्योंकि उर्दू के रसायल कोई नहीं खरीदता है, वो एक अलग मौजू है। ठीक है? तो हुँ, हमने कीमत भी सस्ती रखी कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री जाती है 300 कॉपी हमारी, कि भाई एक बार हुँ, आदमी पढ़ तो ले, एक घर में जाए कम से कम तो पढ़ तो ले, देख तो ले भाई क्या चीज़ है उर्दू में लिखा है। तो उर्दू आंगन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जितने भी इसके नुमाइंदे पूरी दुनिया में हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कुवैत, कतर, सब जगह है। इस सब जगहों उनका ताउन हमारा कलमी रहता है। और हम हुँ, ईमानदारी से और बड़ी ज़िम्मेदारी से ये रिसाले को निकाल रहे हैं, जिसमें कोई किसी को वो नहीं है कि भाई ये है तो इसको छापना है या इसको छापना है। सबकी बारी-बारी है, सबका नंबर आता है हर डेढ़ 2-3 महीने में, उसको बारी-बारी हम
ट्राई करते हैं। इसमें कोई किसी की दबाव कबूल नहीं करते हैं कि भाई आपने मेंबरशिप ले ली है या लाइफ मेंबरशिप ले ली है तो हमें बार बार छापे, ऐसा नहीं है। आपका नंबर आएगा, जी आपकी तख्लीक में अगर कोई दम है, कोई अच्छी चीज़ है तो छाप देते हैं, अगर नहीं है तो हम कमज़ोर गज़ल को निकाल देते हैं, इसलाह नहीं करते, वापस लौटा देते हैं कि आप उसको ठीक करके वापस भेजिए, हम ठीक नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे ठीक कर देना आप लोग, नहीं हम नहीं करते ठीक, हमारा काम नहीं है ठीक करना, आप ठीक करें जी दोबारा भेजें, हम छापने की गारंटी हमारी है। जी। जी। फ़हीम आ, साहब क्या बोल रहे हैं? फ़हीम हमसे साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ सवाल दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? और अब तुम क्या लिखा है? दिख नहीं रहा मुझे। जी जी, मुझे इधर मैं एक भी देख रही हूँ। मैं आपको बता रही थी फरहत परवीन साहिबा जुड़ी हैं। मसरत हमजा भी हैं हमारे साथ, और ओमान मिस्र से वाला जमाल साहिबा भी हमें देख जी रही हैं। जी ये जी। तहरीक की ओर से हमको बताया गया है। नहीं नहीं, वाला मैं साहिबा जो है वो उनकी दूसरी ज़बान उर्दू है, उनकी पहली ज़बान अरबी है। उन्होंने उर्दू जी सीखा, बोलना लिखना पढ़ना। आज उर्दू की वो जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल शम्स यूनिवर्सिटी में। उनका कमिटमेंट देखिए इस ज़बान से कितना लगाव है, कितने वो है कि आज वो उर्दू पढ़ती हैं, लिखती हैं, शायरी कर रही हैं, नज़में लिख रही हैं और अफ़साने लिख रही हैं। तो कितना वो खुशी की बात है कि हमारी ज़बान आदमी बाहर उसको कितना फ़रोग़ दे रहा है, पढ़ रहा है, उसको परवान चढ़ा रहा है। बड़ी बात है हमारे लिए। जी जी। जी बिल्कुल। अ, इम्तियाज़ सर, एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ। आपने अभी कुछ ट्रेंड, अगर कुछ नया बदलते हुए देखा हो पब्लिशर के तौर पे, लिखने वालों का, आपके पास किस तरह की किताबें पब्लिश करने के लिए अधिकतर आती हैं? प्रोज़ या पोएट्री, मतलब नस्र या शायरी, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि फ़िक्शन या नॉन फ़िक्शन, किस तरह से किताबें आपके पास आती हैं पब्लिश अभी होने के लिए? क्या देखो लिखा जा रहा है सबसे फ़िलहाल? ज़्यादातर तो लोग शायरी की ही करते हैं क्योंकि आसान है, जल्दी से छाप हुँ, देते हैं। तो जी, शायरी की ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप ज़्यादातर अफ़साने लाइए, फ़िक्शन लाइए जी। या दूसरे मतलब मज़ामीन की किताबें लाइए क्योंकि उनको भी तो देना है, पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारे पास ऐसा नहीं, कोई फ़िक्स नहीं है, सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरे पास अभी 4 किताबें हैं। अभी बहुत दिनों से आपने सुना नहीं होगा किसी का सफ़रनामा नहीं आया है। सफ़रनामों को जी। लिखने का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। लोग नहीं, क्योंकि लोग सफ़र ही नहीं कर रहे अभी आजकल, लोग बस पिकनिक के तौर पे हाँ, हाँ, उर्दू की रोटी खा रहे हैं। चलो पिकनिक मनाने जी, चलो भाई, फैमिली को ले लिया, सेमिनार भी पर्चा रेडीमेड पढ़ लिया यहाँ वहाँ से लेकर और घूम भी लिए, जी, तो क्या सफ़रनामा हुआ। तो हमने उस पर गौर करते हुए हमने फ़हीम साहब का एक सफ़रनामा छाप रहे हैं गर्द सफ़र के नाम से। तो उनके अदबी और सकाफ़ती सफ़रनामे हम छाप रहे हैं। सफ़रनामा ये हो गया, और एक मकाले की किताब है, मकाले की किताब तक आई नहीं है, अफ़सानों की आई है, मकाले की किताब तक नहीं आई है। तो हमारी एक दोस्त है अलमा शबी साहिबा, अमेरिका में रहती है, उनकी हम किताब शाये करें जी, मकाले की, और अफ़सानों की किताबें हम छाप रहे हैं। तो सब चीज़ों को हम कहते हैं कि भाई सब चीज़ें छपनी चाहिए, खाली ये नहीं कि बस गज़लों का मजमूआ आया जा रहा है कि एक मशीन की तरह, प्रोडक्ट की तरह, नहीं। तो मैं बहुत लोगों को जी, रिफ्यूज़ भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम सबको छापते हैं। देखते हैं वाक़ई जेन्युइन राइटर है, ओरिजिनल है, कोई गोल लिखवा के तो नहीं लाया किसी से, या इससे हमारी कंपनी को या हमारे फर्म को नुकसान तो नहीं होगा, तो हम उनको मना कर देते हैं कि भाई हम आपको तो नहीं छाप ये सकते। मंथली, आपका ये मंथली रिसाला है, मंथली मंथली माहनामा है। माना तब मंथली। हम, जैसा कि मैंने सुना है और जितना मैं जानती हूँ अपने तजुर्बे से, कि जो मंथली रिसाले होते हैं उन उन वो लगातार उन पे एक प्रेशर होता है, यस यस कंटेंट यस। उनके ऊपर, कंटेंट रहे, अदर वरना हर महीने उनको एक नया कंटेंट चाहिए होता है। तो इससे आप कितना मुश्किल काम है जूझते हैं? मंथली, क्योंकि जूझना ही पड़ता है, क्योंकि मुश्किल काम ये है कि एक रिसाला गया नहीं कि बैक दूसरे रिसाले की तैयारी। बिल्कुल, बैक टू तो बैक जो काम हमारी करना पड़ता है। हाँ, तो जो हमारी जी, टीम है वो हमने काम बाँटा हुआ है कि आप अफ़सानों को जी, देखें, आप नज़्मों को देखें, आप क्लासिक अदब देखें और मुसलसल उसमें करते रहें, और उसको हम स्कैन करके, अगर पुराना है तो स्कैन कर लेते हैं, या नया है तो जो खतूत हमारे ईमेल से आते हैं या हार्ड कॉपी है, उसको हम जमा करके एक फ़ाइल बनाते हैं एवरी मंथ की। फिर उसको एक टीम हमारी जो है वो उसको पढ़ती है कि ये मवाद कैसे जाएगा इस महीने का, इसमें कोई चीज़ कमज़ोर तो जी, नहीं जा रही है, इसका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। तो ये एक मुश्किल सही काम है, बात, आसान नहीं है, मंथली मुश्किल है, मैगज़ीन निकालना वेरी टफ। बहुत मुश्किल है। और वो हुँ, छप कर आ गया, फिर उसको पोस्टिंग करना है। आराम की गुंजाइश नहीं होती इसमें। आराम कर लिया तो फिर ये मुश्किल, ये काम है ही नहीं आराम का। हम तो आराम जी, वाले नहीं है बिल्कुल। कि भाई 5 स्टार के अंदर बैठे हैं और बुफे खाना खाएँ और उर्दू की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं करते काम। तो हमारा जी, काम तो बिल्कुल। मुश्किल क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा दफ़्तर वहाँ से बहुत दूर है।
30 जी किलोमीटर दूर में, आना जाना 3 घंटा, फिर जूझना, तो ये सब। बिल्कुल। लेकिन अब आदत सी हो गई है और अब मज़ा भी आने लगा है। मज़ा इसलिए आने लगा कि बहुत अच्छे नए साथी मुझे मिल गए हैं, जिससे मुझे हौसला मिलता है, मेरे एतमाद को बहाली मिली है, और मुझे वो थकने देते नहीं है किसी तरीके से। मुसलसल मुझे एनर्जी मेरे अंदर वो पैदा करते रहते हैं, अरे कि मैं आगे बढ़ना है, करना है, और एक मिशन भी है, तो जी। उसके लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है। और बाकी ये अच्छा, लोग जैसा। ऐसा ऐसे भी कुछ इंतज़ामात हैं आपके रिसाले के लिए कि अगर किसी ने हिंदी में या किसी और ज़ुबान में आपको लिख के भेजा है, तो तर्जुमा हाँ, उर्दू में आ सकता है? हाँ, हमने इसका है मराठी। तरीका? जी। हाँ, तरीका हमारे पास है। हमने अंग्रेज़ी की एक नज़म को उर्दू में साथ में छापा है। मराठी हमारी जो वाह! स्टेट लैंग्वेज है, तो हमने कई वाह! क्या मराठी बात! शोरा को भी, हिंदी के शोरा को देवमणि पांडे है और नंदलाल जी, पाठक है, ऐसे बहुत सारे हिंदी के शोरा को हमने उनकी नज़में या जी, गज़लों को उर्दू में किया, क्योंकि हमें शायरी चाहिए। ज़बान हिंदी हो, उर्दू हो, मलयालम, उससे हमारा कोई इश्यू वो है। बिल्कुल, हमारा काम बिल्कुल, है बिल्कुल। शायरी, लोगों को अच्छी चीज़ और मयारी चीज़, सेहतमंद अदब पेश करने का उर्दू आंगन का अव्वलीन मकसद है। बाकी हम मराठी हिंदी को भी तर्जुमा करके, हमारे पास लोग हैं जो तर्जुमा करते हैं। फ़हीम अख्तर साहब की अफ़सानों की मराठी में तर्जुमा हो रहा है और बंगला में भी वाह! हो रहा है। हम बंगला में भी तर्जुमा करते हैं, मराठी में भी करते हुँ, हैं, हिंदी में भी करते हैं। तो हमारे पास ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हैं जो इस जी। ज़बान को उर्दू से, इसमें या उर्दू का किसी और ज़बान में हम तर्जुमा करते हैं। तो कोई जी। मसला नहीं, इसके लिए सर, आप। एक सवाल ज़रूरी है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी और मेरे लिए भी, कि अगर हमें उर्दू आंगन में अपनी कोई तख्लीक भेजनी है, कुछ पब्लिश करवाना है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? ये हमें कैसे मिलेगा? महानामा उर्दू आंगन जीमेल, एकदम आसान एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, महानामा उर्दू आंगन अच्छा। एट द रेट हुँ। जीमेल। एकदम सिंपल एड्रेस है। माहनामा माहनामा उर्दू आंगन, उर्दू आंगन आंगन @gmail.com। जी। एकदम आसान और एड्रेस है आपके वो। यहाँ जी। जी। पहले हम लोग जब कुछ लिखते थे, हालाँकि मैंने तो ये ज़रूरत मैंने बहुत कम की है लेकिन मैं सुनती थी कि जब आप नए लोग भेजते हैं किसी किसी मैगज़ीन में कुछ, तो एडिटर्स उसको डस्टबिन में डाल दिया करते हैं। ये वो एडिटर थे जो फ्रस्ट्रेटेड थे। हर दौर जी। में हर जगह पर फ्रस्ट्रेशन लोगों तो का अब हमारे हो यहाँ जाता है। रिसाइकिल बिन मैं होता है ना नेट आई पर। एम एडिटर, मैं खुद एडिटर हूँ, लेकिन मैं कभी भी लोगों को थोपता नहीं हूँ कि हम एडिटर, जी। कोई मोटा चश्मा या कोई सिगरेट और झुंझलाया हुआ, ऐसा हमारा कोई रवैया, मैं ऐसा ही रहता हूँ। हम प्रमोट जी, करते हैं यंगस्टर्स को। फातिमा हमारी जी, जो कलकत्ता में है, गुलशन आरा जो कलकत्ता में है, और भी इसी यंग लड़कियां जो हैं, हम उनकी चीज़ों को हमने जी, शायक किया है और शायक करते हैं। जब तक हम नई नस्ल को, नई पौध को प्रमोट नहीं करेंगे, तो जी, कौन आगे बढ़ाएगा उस ज़बान को? ये जो फ्रस्ट्रेट लोग बैठे जी। हैं, ये कुछ किसी उर्दू की कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे, सिवाय तनकीद हुँ। करने और सिवाय इसके टाँग को पुल करने के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। ज़रूरी है मतलब कि यंगस्टर्स। नए लिखने वाले भी माहनामा उर्दू आंगन @gmail.com पे आपको भेज सकते हैं और उनको हाँ, पढ़ा जाएगा कम से कम एडिटोरियल बोर्ड की ओर से। पढ़ा जाएगा, उनको वक़्तन-फ़वक़्तन शामिल किया जाएगा। हमारा एक सेगमेंट है वो नए सितारे के नाम से, हम उसमें उनको ख़ास जी, एक कॉलम बना के शाये करते हैं, और वो हमारा तो मकसद है जी। कि यंगस्टर जुड़े ना, यंगस्टर नहीं जुड़ेंगे तो ये मैगज़ीन नहीं चलेगा। ये हुँ। उस्तादों ने कुछ नहीं करना है, बेड़ागरी कर देना है। जी। जी। जो लोग महानामा उर्दू आंगन में पब्लिश होने के लिए एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं तहरीक की बक़ाए उर्दू की ओर से उनको बता दूँ एक बार फिर कि आजकल चूँकि डिजिटल काम हो रहा है और अक्सर हम लोग दिनों में चिट्ठियाँ नहीं पहुँचाते हैं बल्कि सेकंड्स में ईमेल पहुँचा देते हैं। और तो महानामा उर्दू आंगन @gmail.com ये उसका पता है। आप इस जीमेल पर भेज सकते हैं तकलीक अपनी। माहनामा का मैं स्पेलिंग सर एम मैं डबल आपको ए एक एच सेकंड, मैं 1 सेकंड, जी, 1 सेकंड, मैं आपको जी, जी। उफ, मैं मैगज़ीन लेके बैठा हूँ। जी, 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 बिल्कुल। मैं एक बार बता दूँ अपने देखने वालों को कि आजकल बहुत आसानी हो गई है कि हम अपनी तख्लीक को अ, ईमेल के, जीमेल के ज़रिए ये आप ये हमारा देख रिसाला सकते है, हैं। मानामा उर्दू आंगन, इस ये उर्दू साइज़ में आंगन, आता है जी, और इस जी। तरह से हम करते हैं, और ये तो इसका 64 पेजेज़। एड्रेस की स्पेलिंग जो होगी हम डालेंगे जीमेल में MAAHNAMA क्योंकि जब हम जीमेल डालते हैं तो स्पेलिंग का जीमेल सही नहीं, होना बहुत मैं जी, ज़रूरी। इसका एड्रेस है उर्दू आंगन, उर्दू आंगन यू। उर्दू आंगन, हाँ, उर्दू हाँ, आंगन। हाँ, उर्दू आंगन मुंबई @gmail.com।
उर्दू आंगन, आप जो लोग देख रहे हैं वो इसका एड्रेस जानना URDU, चाहते हैं। हाँ, URD, उर्दू आंगन, हाँ यू डबल ए आर वाला डी है, यू URDU डबल ए डबल ए NGAMM, मुंबई जो है स्पेलिंग मुंबई की, जी, @gmail.com। उर्दू आंगन मुंबई, ये इसकी उर्दू स्पेलिंग उर्दू आंगन आंगन। की। हाँ, उर्दू आंगन, आंगन में डबल एन लगा है। हाँ डबल एन लगा हुआ है, हाँ, डबल एन डबल एन, ए डबल ए, मुंबई हाँ @gmail.com। @gmail। और हम लोग कोशिश करेंगे कि तहरीक के पेज पर भी इस एड्रेस को डाल देंगे ताकि आप वहां से देख सकें। और जी आप चाहें तो सर से कनेक्ट भी हो सकते हैं, और उर्दू नामा, उर्दू आंगन, महानामा ये है उर्दू आंगन, इससे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ अपनी तकरीर आप डाल सकते हैं। और जी जैसा जी कि जी। बताया है इम्तियाज सर ने कि अगर आपने किसी और जबान में भी लिखा है तो उसका तर्जुमा भी वहाँ पे आपका पब्लिश हो तर्जुमा सकता हो है। सकता है, कोई मसला नहीं। आप अपनी मादरी ज़बान जो भी आपकी है उसमें आप भेज दी, हम जी तर्जुमा नसर हो, कहानी हो, अफसाने हो, शायरी हो, आप ज़रूर भेजें। बंगला हो या कश्मीरी हो, पंजाबी हो, गुरमुखी हो, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बम्बई शहर में सारी चीज़ों का इंतज़ाम है हमारे पास। हम तर्जुमा इसका करके शाये भी करेंगे और और राइटर्स को। जी, सर बहुत ही ममनून है हम जनाब फ़हीम अख्तर साहब के। उन्होंने ये जीमेल एड्रेस डाल दिया है हमारे हम दिख कमेंट रहे बॉक्स हैं, में। दिख जी, रहे हैं। उर्दू आंगन मुंबई @gmail.com। तो इसको जी आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इसीलिए बार-बार पूछ रही थी, सुनने में थोड़ा-सा फ़र्क हो रहा था दोनों ओर से, क्योंकि आवाज़ कभी-कभी हाँ, नेट आवाज़ पे टूट कट रही, जाती है। हाँ। जी, तो क्योंकि जीमेल में अगर एक भी स्पेलिंग का, यहाँ तक कि डॉट का भी हेर-फेर हो तो वो नहीं हम्म, जाता है सही एड्रेस पर। तो उर्दू आंगन मुंबई जीमेल @gmail.com, डॉट कॉम। इस ठीक। पर आप भेज सकते हैं और वो पढ़ी जाएगी, और अगर वो उस मेयार की है तो वो पब्लिश भी होगी। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी म्यार, नहीं नहीं, मैगज़ीन। म्यार की बात ना करें प्लीज। म्यार जी, वो ये जी, पब्लिक, ये पढ़ने वाला तय करेगा, हम नहीं तय करते। पढ़ने वाला जो जी। कारी हमारा मैगजीन पढ़ता है वो म्यार तय करेगा। हम जो उसकी आप देख बारीकी है, हाँ, बहर है या उसके कहानी में कुछ है वो ठीक कर के बस। म्यार जी। जो है वो हमारा जो कारी है, रिसाला जिसके जी, जी, पास जाता है मैं वो तय उस करेगा। लफ्ज़ को सही करती हूँ। मैं दरअसल मयार का मतलब यही कि अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, टेक्निकली सही है और एडिटोरियल बोर्ड उसको इंतख़ाब करता है आप अपनी मैगज़ीन के लिए, तो आप उसमें पब्लिश हो सकते हैं। हाँ सर, वो मैं आखिर में, क्योंकि हम लोग के इंटरव्यू, जी, जी, आप बोलिए। जी जी, सॉरी सॉरी, बोलिए आप बोलिए। अ, मैं ये कह रही थी कि इस इंटरव्यू के आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। चूँकि आप पब्लिशर हैं और हम लोग बात उसी पर आज कर रहे हैं बिलख़ुसूस। अ, हम्म, आपके लिहाज से, चूँकि यहाँ पे लोग बता भी रहे हैं कि उर्दू आंगन पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली मैगज़ीन है, पढ़ी जाती है, पसंद की जाती है और लोग इसमें पब्लिश होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में किसी मैगज़ीन के लिए। तो एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप तर्जुमा जो होता है, उसकी कितनी ज़रूरत समझते हैं? क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत कुछ है जो पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन चूँकि वो हमारी ज़ुबान में नहीं होता, हम उसे पढ़ नहीं पाते। तो इसका कितना तर्जुमा आपको लगता है ज़रूरत है कि उर्दू में बाहर के ज़बान की चीज़ें आएँ, और शेक्सपियर से लेके जयशंकर प्रसाद तक उर्दू में आएँ और उनको पढ़ा जाए, गालिब और फराज के अलावा? गालिब अलग शायर हैं, फिराज बहुत उसके बाद के जूनियर शायर हैं। जी, तो जी, जी। इसका मैंने गालिब और इसीलिए मीर, एक से दूसरी गालिब तरफ और जोड़ा। गालिब और मीर का सर क्या है? मैंने सर मैंने ऐसे फराज, जोड़ा, इस पोल से इस पोल तक जोड़ा। फिराज जी, बहुत जूनियर है, तो ऐसा नाम हमने। तो जी, तर्जुमा जो है, तराजीम जो है किताबों का होना चाहिए। दूसरे अदब में जी, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। हम खुद छापते हैं अंग्रेज़ी से कुछ कहानी तर्जुमा करके, या कोई हमें भेजता है, तो तर्जुमे की तर्जुमा होना चाहिए। इसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ और जी। ना मैं इसकी निंदा करूँगा कि भाई घोर निंदा कि भाई ये नहीं है। हुँ। उर्दू की भी बहुत सारी हाँ, हाँ। किताबें अंग्रेज़ी में, जर्मन जी, में, दूसरी ज़बानों में छप रही हैं, या बहुत सारी दूसरे ज़बान की किताब उर्दू में छप रही है। अभी मैंने अभी कहा कि हमारे पास 2 किताबें हैं जो बंगला में छप रही हैं, ठीक है? फ़हीम साहब की अफ़साने बंगले में छप रही है और फ़हीम साहब के अफ़साने अरबी में छप रहे हैं, ठीक है? मराठी में छप जी, रहे हैं। तो ये तर्जुमे का काम रुकना नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी कहानी है, अच्छा कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो ज़रूर उसको तर्जुमा करके दूसरी ज़बान में
लाना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ने वालों को, हम्म। या मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पास इतनी किताबें हैं जो वो तर्जुमे में मेरे पास खुद है, मेरे पास कि दूसरी फ्रेंच कहानियाँ हैं या पर्शियन कहानी को उर्दू में। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तर्जुमे में कोई वो नहीं है, तर्जुमा अच्छा होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो मीर गालिब आप हम्म। जो कह रही हैं, फैज़ फ़राक जो है, इनकी बहुत सारी नज़में हिंदी मराठी मतलब में। गालिब से फराज तक और फराज से जो अभी आज के शायर हैं, फराज को इसलिए मैंने नाम ना सिलसिला। लें, फराज बहुत हाँ जूनियर है, हाँ। फराज की बात ना करें। जी हमारे वहाँ हिंदुस्तान में जी दूसरे भी शोरा है, हिंदुस्तानी शोरा का नाम लीजिए आप। हिंदुस्तानी शोरा जी। जो है वो फराज गोरखपुरी सबसे बड़ा इस सदी का शायर है, हाँ मीर है, जिगर है, जी जानिसार है। इन बिल्कुल सबको मत बिल्कुल फरामोश बिल्कुल। करें, ये फैशन के नाम पे लोग लेते हैं इन लोगों का नाम। जो लोग नई नई शायरी जी में आते हैं, दो तीन नाम रट लेंगे फैशन के हिसाब से कि भाई फराज है या ये है। नहीं, फैशन की तरफ से नाम मत लें, वाकई उनको पढ़िए आप लोग कि फराज जी गोरखपुरी इस सदी बिल्कुल। का सबसे बड़ा शायर है। जी। जी। आखिर में सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे तहरीक की तरफ से कि उर्दू को पढ़ने वाले, उर्दू को सीखने वाले, उर्दू की बका में लगे हुए लोगों के लिए और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन के लिए आपका एक पब्लिशर के तौर पे भी, एक अदीब के तौर पे भी, एक शायर के तौर पे भी और एक ऐसे शख्स के तौर पे भी जिसको उर्दू से मोहब्बत रही है हमेशा से, आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब को पहले एक फ़र्क समझें आप। ठीक है, उर्दू अखबार या उर्दू रसायल पढ़ें, मत खरीद के पढ़ें, हम नहीं बोलते किसी को, वो अलग मसला है। हुँ, किसी भी सूरत में पढ़ें। यंगस्टर्स को चाहिए कि अच्छी चीज़ पढ़ें, अच्छा अदब पढ़ें, सेहतमंद अदब पढ़ें, और साथ जी, साथ में सीखने का सिलसिला जारी रखें। किसी से सीखें, अपनी मनमानी ना करें। किसी से सीखें, भाई मुझे नहीं आता है, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं, क्या करूं मैं। और उर्दू ज़बान जो हमारी बहुत ही मीठी ज़बान है, बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन ज़बान है हमारी, तो उसको सही तरीके से पढ़ें, उसका प्रोनाउंसिएशन सही करें, उसके तलफ़ुज़ पे ध्यान दें, उसके शीन काफ पे ध्यान दें। जो मन में आता कुछ भी बोलो मत। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना एज ए पब्लिशर, ये कि आप आइए, जो भी आपके पास है हम जी, आपको छापेंगे, आपका हौसला अफजाई करेंगे, आपकी कोई भी चीज़ को ज़ाय नहीं होने देंगे, आपको प्रमोट हम करेंगे, आपको आपकी किताबें, आपकी जो भी तख्लीक़ात है उसको हिंदुस्तान के बाहर हम ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको पहुँचाएँ। और जो भी आपकी उर्दू के ताल्लुक से कुछ सवालात हैं या कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम कोई इसमें फ़ीस नहीं है या कोई हम फ़्लाइट का टिकट नहीं मांगते, ना 3 पे मांगते। आप हमें फ़ोन पे, ईमेल से, फेसबुक से हमें अपना सवाल कर सकते हैं कि आपको उर्दू के ताल्लुक से क्या करना है, उर्दू ज़बान क्या है, उर्दू अदब क्या है। और पहले हिंदुस्तानी शोराओं के बारे में आप मुताला करें कि हिंदुस्तान में इतने शोरा हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर के मुल्कों में ही शायर अदीब है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमारा माशाल्लाह, उसके अंदर बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए, उनकी तरफ हम पहुँच नहीं पाए। तो मेरी कोशिश तो यही है किताब पब्लिकेशन की, कि हम ऐसे शोराओं को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं जो वाकई जेन्युइन और वाकई संजीदा अदब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हम लाएं मेन स्ट्रीम में। नहीं तो 10-12 नाम ही जी। पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, उन्हीं को नवाजा जा रहा है, उन्हीं को अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हीं को सेमिनार में बुलाया जा रहा है, और उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ होने वाला नहीं सिर्फ जी। जी। बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि बेबाक दो टूक बातचीत करना, और मैं इसलिए इस बात के लिए खुद को खुशनसीब मानती हूँ क्योंकि ऐसी बात का हिस्सा होना भी एक सीखने का, एक क्लासरूम में बैठने जैसा है। और तहरीक बकाए उर्दू हमेशा हर रोज़ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात का मौका दे रहा है जी, जी, जी। हम लोगों को कि हम उनसे मिलें और बात को हर पहलू से समझें। अगर जी। एक लफ्ज़ है बका तो उसको भी हर पहलू से समझें कि सिर्फ़ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और एक खूबसूरत बात कि शायरी वो आपके अंदर की वारदात होती है। अगर अंदर सन्नाटा है और कुछ नहीं है, अंधेरा है तो शायरी भी नहीं हो सकती, फिर नहीं होगी, जुमलेबाज़ी होगी। जुमलेबाजी, जी। लफ़्फ़ाज़ी होगी, और एक हाँ, बस दिल बहलाने के लिए होगी, उससे कोई हासिल किसी को भी जी। नहीं मिलने होने वाला है। जी, तो ये बिल्कुल। सब तो इससे ऐसी ही बातों के हम हमेशा मुंतज़िर होते हैं कि कुछ न कुछ तो हम सीख पाएँगे, कुछ न कुछ तो हमको रोज़ शाम एक फ़लसफ़ा मिलेगा। तो आज भी हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब को कि उन्होंने इतनी बेबाक बातचीत की, बिल्कुल जिसे कहते हैं सीधी बात, बिना किसी दाएँ-बाएँ बिल हुए सीधी बिल्कुल। बात का वजह है कि मुझे कोई किसी चीज़ से, कोई किसी से लालच नहीं है भाई।
कि मुझे कुछ बिल्कुल, चाहिए या बिल्कुल। मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कोई अवार्ड चाहिए या मुझे कोई सम्मान चाहिए या मुझे कोई पद्मश्री चाहिए, मुझे सब कुछ भी नहीं है। हम एक सिपाही हैं उर्दू के और वो मामूली से हैं, हम अपना काम संजीदगी से किए जा रहे हैं। हमारे हम ख्याल हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह में उसके जी। नाज़ हैं। जी, और तहरीकें जो भी होती हैं दुनिया भर में ऐसे ही लोगों से चलती हैं, तो हम खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं। उनकी हमें वेल विशेज़ हमारे साथ हैं, तहरीक के साथ हैं। आप सभी सामीन का, आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना। एक बार फिर आपको हम बता दें कि उर्दू आंगन मुंबई @gmail.com पे आप अपनी तख्लीक भेज सकते हैं और उसमें शाया करने की गुज़ारिश कर सकते हैं। मैं तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से एक बार फिर जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें बातचीत का मौका दिया और शुक्रिया बहुत 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 कुछ जानने का मौका दिया। बहुत हम कल शुक्रिया आपका फिर इतना मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जी सर। इंशाल्लाह। जी बस शुक्रिया, शुक्रिया आप जी, सभी का खुदा बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, जी, अल्लाह खुदा हाफ़िज़, हाफ़िज़ सर, खुदा हाफ़िज़।